हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड ऑफ मनी पे, जिसमें मेनली डिस्कशन करेंगे ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी क्या है और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम इसको कंप्लीटली और डिटेल में देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, ठीक है, जिसको हम MD से इंडिकेट कर रहे हैं। देखो डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल कि हम यहाँ पे मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना समझेंगे कि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो डिमांड ऑफ मनी, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिएगा। डिमांड ऑफ मनी का मतलब है लोग हाथ में पैसा क्यों रखते हैं, किस लिए चाहिए हमें पैसा, ठीक है, क्या ज़रूरत है हमें पैसे की। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो सपोज करो मेरे पास ये कोई भी बंदा है ए, ठीक है, ये ए है, सामने है कोई आइसक्रीम वाला, सामने कोई आइसक्रीम वाला है। अब इस ए को आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम चाहिए, ए ने डिमांड की, एक तरीके से आप ये समझिएगा ए ने डिमांड की कि भाई मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो ए आइसक्रीम की डिमांड करेगा। बी या जो आइसक्रीम वाला है, ये क्योंकि इसके पास आइसक्रीम है तो ये कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आपको आइसक्रीम दे देता हूँ। वो आइसक्रीम देगा, ए कहेगा ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। तो आइसक्रीम वाला कहेगा भाई रुको, आप रुकिए पहले, आपको ज़रूरत थी आइसक्रीम की, मेरे पास आइसक्रीम थी, मैंने आपको आइसक्रीम दे दी, लेकिन मेरे को भी अब किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपने आइसक्रीम ली, ठीक है, मैंने आपको आइसक्रीम दे दी, जो भी गुड्स है मैंने आपको दे दिया। इसके बदले में अगर आप चाहते हो कि ये कंप्लीट हो जाए सर्किट, जैसे आप पढ़ते हो ना सर्किट, कि आप कोई भी अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट पढ़ते हो, तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। उसी सिमिलर तरीके से अगर आपको चाहिए कि ये आइसक्रीम हो आपके पास में, या आप इस आइसक्रीम की डिमांड कर रहे हो और आपको ये आइसक्रीम चाहिए, तो उसके बदले में भी आपको कुछ देना पड़ेगा, मुझे इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या होगा, वो होगा मनी। आपने आइसक्रीम की डिमांड की, मैंने आपकी आइसक्रीम की डिमांड को फुलफिल कर दिया। अब मेरी डिमांड है कि कुछ पैसा मुझे दे दो ताकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिमांड ऑफ मनी। इसी को बोलते हैं कि ए ने अपने हाथ में पैसा क्यों ले रखा है, क्यों लोगों ने अपने हाथ में पैसा क्यों ले रखा है, उसके पीछे रीज़न है ताकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाए। समझ आ गया, ताकि जिसको भी जो भी सामान की ज़रूरत है उसके बदले में वो उसको पैसा दे पाए और ये ट्रांजैक्शन का जो सर्किट है ये कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो पाए। पॉइंट समझ आ गया, तो इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ मनी। अब हम कितने टाइप का होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड ऑफ मनी क्या है ये देखा, कितने टाइप का होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, देखो मान लेते हैं ये कोई ए है, ठीक है, जो कि जॉब में है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी खासी कंपनी में ये जॉब कर रहे हैं। वहां पे सपोज करते हैं इसकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपए इसकी सैलरी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल को समझना, उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे डिमांड ऑफ मनी कितने टाइप्स का होता है और क्या होता है, ठीक है। देखो इसकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब मान लो सपोज करो ये कहीं रहने लग रहा है, इसने घर ले रखा है, रेंट पे ले रखा है, या उसको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए एंड सो ऑन, इस तरीके से मान लेते हैं 20,000 रुपये इसको चाहिए। 20,000 रुपये जो कि इसका मंथली एक्सपेंस है, हर महीने ये 20,000 रुपये खाने पीने पे खर्च करता है।
रहने के लिए, इसने घर ले रखा है वो रेंट पे, उसका रेंट वेंट देना होगा, ठीक है। गाड़ी चलाता है तो गाड़ी का जो तेल और पानी का जो खर्चा होगा वो आ जाएगा इस पर। खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, मतलब 20,000 रुपये ये खर्च करता है। 30,000 ले लो, चलो 30,000 रुपये अच्छे खासे है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, ये हर महीने का इसका एक्सपेंस है कि ये तो खर्च होने हैं, ठीक है। अब ये क्या सोचेगा, सेकंड, अब भाई कोई सामान ले रहा है उसके लिए 30,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुनो, अब ये बंदा क्या सोच रहा है, ये कह रहा है कि यार देखो 30,000 रुपये, 1 लाख रुपये सैलरी थी, उसमें से 30,000 रुपये तो मैंने खर्च कर दिए और ये तो होने हर महीने होने। अब ये क्या सोचेगा कि देखो मेरी 1 लाख सैलरी है, तो इन फ्यूचर मैं यार कब तक रेंट के घर पे रहूँगा, मुझे अपना खुद का भी तो कोई घर बनाना चाहिए। तो मेरे को कुछ ऐसा सोचना होगा जिसकी वजह से मैं इन फ्यूचर घर ले पाऊँ अपना, ताकि मैं ये जो मेरे पास में 70,000 रुपीज़ बचे हैं, 70,000 रुपये जो मेरे बचे हुए हैं अभी, ठीक है, यहाँ से 1 लाख माइनस 30,000 दैट इज इक्वल्स टू 70K। अभी 70,000 रुपये बच रहे हैं मेरे पास। इस 70,000 में से मुझे कुछ रुपए अपनी पॉकेट में से साइड में रखना होगा, ताकि मैं इन फ्यूचर कभी मेरे को घर लेने का मन करेगा तो घर ले पाऊँ, गोल्ड परचेज करने का मन करेगा गोल्ड परचेज कर पाऊँ, या जैसे मान लो सपोज करो चलते चलते ये ऐसा भी सोचेगा नेगेटिव होके, यार चलते चलते हो सकता है मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे मेरे को पैसे चाहिए मेडिकल में जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, तो कुछ अमाउंट तो मेरे पास होनी चाहिए ना, ताकि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं, 20,000 रुपये जो मेरी मंथली जो सैलरी है उसमें से 30,000 रुपये तो मैंने खर्चे के लिए निकाल लिए, 20,000 रुपये में एज ए बफर मैं अपने पास रखूँगा, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सोच सकता हूँ कि मेरे को कभी बुखार हो जाए, फैमिली में किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो मेरे पास इस तरीके से अगर हम देखें तो 30,000 प्लस 20,000 ये हो गया हमारे पास 50,000 हो गए, ऐसे हो गया। अब बचे 50,000 रुपीज़। अब ये जो बचे हुए 50,000 हैं इनका मैं क्या करूं, इस तरीके से हमारे पास टोटल, मैंने अगर यदि इस 1 लाख रुपए की सैलरी थी, उस 1 लाख रुपए की सैलरी को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला, जहां पे ये एक्सपेंस करेगा, ये कुछ बफर में अपने स्टोर करके रखेगा, और ये 50,000 अभी फिलहाल के लिए हमें नहीं पता ये क्या करेगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, भले ही ये कैश की फॉर्म में रखे, भले ही ये इससे कुछ गोल्ड परचेज करे, भले ही इससे ये सोचे कि इस पैसे से मैं अपने आप को या इस पैसे को मैं डबल करूं, कि भाई ये मेरे पास पैसा है, इस पैसे को मैं कहीं छुपा के रख देता हूं, या फिर ये सोचे कि मैं इससे गोल्ड परचेज कर लेता हूं, या ये सोचे कि मैं जैसे बॉन्ड सिक्योरिटीज पैसे को बढ़ाने की सोचे, इस पैसे को डबल करने की सोच रही है, ठीक है। इस पैसे से ये सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे आगे इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, उस टाइम पर मेरे काम आने वाला ये पैसा होगा, ये मेरे पास हर महीने खर्च होगा, इसको मैं सोचूंगा क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इस प्रोसेस को। ये जो हमारे पास में 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ जो ये हर महीने एक्सपेंस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारे पास में ट्रांजैक्शन मोटिव। ये जो 30,000 रुपये है, ये है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। तो फर्स्ट टाइम जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी, ये डिमांड कर रहे हैं कि ये 30,000 रुपये मेरे को चाहिए सामान लेने के लिए, घर के सामान के लिए, घर का में जो भी खर्चा होगा उसके लिए, रेंट देना है, गाड़ी पे जो भी यूज़ के लिए ये मेरे को ये पैसा चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये हमारे पास में है 20,000 रुपीज़। ये जो 20,000 रुपये हैं इसको बोलते हैं हम प्रिकॉशनरी मोटिव।
प्रिकॉशनरी मोटिव, डिमांड ऑफ मनी। प्रिकॉशंस, मेरे को इन फ्यूचर, देखो ये बात हो रही है प्रेजेंट में कि भाई मेरे को ये खर्चा करना है, होगा ये खर्चा, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरे को अपने आप को सेफ रखना है तो उसके लिए हमारे पास होगा प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है। और तीसरा है कि मैं पैसे को डबल कर पाऊं। इस पैसे से हो सकता है मैं इसको कैश फॉर्म में रखूं, हो सकता है इसको गोल्ड फॉर्म में रखूं, बॉन्ड, सिक्योरिटीज एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो क्या है वो पहले हम इसका नाम देखते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटिव मोटिव, डिमांड ऑफ मनी। स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी, ठीक है। ये क्या होता है इसको हम अच्छे से और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या होता है वो हम आगे चल के समझने वाले हैं, ठीक है। अभी हम समझेंगे ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंड हम बोलना शुरू कर देते हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड। दोनों को कंबाइन करके बोल देते हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी, क्योंकि ये प्रेजेंट में होने वाला खर्च है, ये फ्यूचर में होने वाला खर्चा है, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। इन दोनों को हम कंबाइन करके क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी। पॉइंट क्लियर है। तो यहां पे हम समझेंगे ट्रांजैक्शनल डिमांड क्या है और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। समझ आ गया। देखो अब हम समझते हैं ट्रांजैक्शनल डिमांड। देखिए, डिमांड ऑफ मनी और ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी समझो। ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी जिसको हम इंडिकेट करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, MDT, इस तरीके से, मनी डिमांडेड इन ट्रांजैक्शंस या फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो देखो ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी ये तो हम समझ चुके हैं कि किस लिए चाहिए। हम ये समझते हैं कि किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप एक बात सोचो, भाई मैंने कहा कि मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। मेरे को चाहिए घर का रेंट देने के लिए, पहली चीज। मेरे को चाहिए घर में जो भी सामान आएगा, वो सामान लाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है। मेरे को गाड़ी में जो भी खर्चा होगा उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए तेल डलवाना है। मेरे को एंटरटेनमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो वो सारी चीजें किस पर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी टोटल वैल्यू पे। टोटल वैल्यू, किस वैल्यू पे, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी। भाई मेरी पॉकेट में, जैसे मान लो सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और एक सी बंदा है, ठीक है। समझो इस चीज को, ए की पॉकेट में 100 रुपए है, बी की पॉकेट में 500 रुपए है और सी की पॉकेट में 1000 रुपए है, ठीक है। पॉइंट क्लियर। ए की पॉकेट में 100 रुपए, बी की पॉकेट में 500 रुपए और सी की पॉकेट में 1000 रुपए है। तो आप ये बताओ ए मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता है, मैक्सिमम कितने का ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ए मैक्सिमम 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता है। ए के पास पैसे ही 100 रुपए हैं, तो वो कितना खर्चा कर सकता है, कितने वैल्यू का ट्रांजैक्शन कर सकता है। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी अगर हम बात करें तो ए के पास टोटल रुपए 100 ही तो हैं, तो ये 100 रुपए से ज्यादा का सामान कैसे लाएगा। ये मैक्सिमम 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर हम बी की बात करें तो ये मैक्सिमम 500 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी पॉकेट में 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए की चीजों की डिमांड कर सकता है। उसी सिमिलर तरीके से ये सी है जो कि 1000 रुपए कैरी कर रहा है, तो ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 1000 रुपए का कर सकता है।
इसका मतलब एक बात समझ आ गई हमें कि वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, अगर किसी भी इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी होगा उतनी ही ज़्यादा वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब अगर यदि मैं बात करूं वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम VT से इंडिकेट करते हैं, तो अगर यदि मैं MDT इसका रिलेशन देखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिलता है टोटल वैल्यू ऑफ मनी के इन द इकोनॉमी। पॉइंट समझ आ गया? टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी डिमांडेड, ट्रांजैक्शनल मनी डिमांडेड। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया भाई। इसके पास में टोटल वैल्यू 100 रुपए थे तो ये 100 की डिमांड कर रहे हैं, 500 थे तो 500 की डिमांड कर रहे हैं, 1000 थे तो 1000 की डिमांड कर रहे हैं। मतलब जितनी वैल्यू ज़्यादा उतनी ही ट्रांजैक्शनल डिमांड ज़्यादा। पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास MDT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। पॉइंट क्लियर? दूसरा, सेकंड फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। सेकंड फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है? वेलोसिटी, अब ऐसा तो है नहीं कि पैसे को पैर लग गए और पैसा खुद चलना शुरू कर देगा, पैसा खुद भागना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ मनी, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, पैसा कितने हाथ बदल रहा है, पैसा कितने हाथ एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, समझिएगा, ये है मम्मी, ठीक है, मम्मी जिसके पास 100 रुपए थे, ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये पैसे दिए ए को, ये ए खड़ा है, इसको दिए 100 रुपए, ये ए है, ये मम्मी का बेटा है, इसको दिए 100 रुपए ए को कि जाओ और मार्केट से अनियन परचेज करके लाओ। मार्केट में जाइए, मम्मी ने अपने बेटे को ए को 100 रुपए दिए कि जाओ और जाके अनियन लेके आओ, हम सब्जी बनाएंगे शाम को। ठीक है, ठीक है, तो ये अनियन लेने के लिए गया, इसके पास कितने आ गए? 100 रुपए। पहले ये 100 रुपए थे मम्मी के पास, मम्मी ने अपने पर्स में से निकाल के ये पैसे ए को दे दिए। ए गया मार्केट में और एक सब्जी वाला खड़ा है मार्केट में, बी, ये कोई सब्जी वाला है, इस सब्जी वाले के पास गया, इसको बोला कि भैया मेरे को 100 रुपए की प्याज दे दो, अनियन दे दो। पहले 100 रुपए मम्मी के पास थे, ये पैसे मम्मी से ए के पास चले गए। ए ने इस 100 रुपए का अनियन परचेज किया और ये 100 रुपए आ गए अब इसके पास। इसके बदले में इसने अनियन दे दिया, इसके बदले में इसने अनियन दे दिया, अनियन आ गए ए के पास। ठीक है, बी जिसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, अब बी गया मंडी में, सब्जी मंडी है, वहां पे इसने, क्योंकि ये भी तो कहीं से लाया होगा, तो ये गया मंडी में, मंडी में जाके इसने कहा कि भाई मेरे को प्याज दे दो, मेरे को अनियन दे दो, कितने रुपए की? बोले मेरे पास तो 100 रुपए है, तो 100 रुपए की दे दो। तो ये मंडी वाले के पास में गया, इससे इसने 100 रुपए की अनियन परचेज कर ली। वो जो 100 रुपए मंडी में आए हैं, मंडी में भी तो कहीं से आए होंगे, तो इन्होंने जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर, ये 100 रुपए उठा के इसको दे दिए। मंडी वाले ने ये जो 100 रुपए थे, ये 100 रुपए उठा के ट्रांसपोर्टर को, जो भी जिस गाड़ी में वो प्याज लेके आया है, कहीं से भी लाया हो, वो प्याज लेके आया है, तो वो प्याज वाले के पास, ट्रांसपोर्टर के पास 100 रुपए चले गए। ये भी फर्दर किसी के पास से लाया होगा, ये भी फर्दर किसी और से लाया होगा, एंड सो ऑन। तो आप देखो, एक चीज को समझो, जो 100 रुपए का नोट था, वो 100 रुपए का नोट मम्मी के पास पहले इस हाथ में था, यहां पे था, यही 100 रुपए ए के पास चला गया,
और कुछ नहीं बदला है। इकोनॉमी में ये मान लो सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये 100 रुपए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सोचो ये 100 रुपए यहां थे, ये 100 रुपए थोड़ी देर बाद ए के पास गया, थोड़ी देर बाद ये बी के पास गया, थोड़ी देर बाद ये मंडी में गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टर के पास गया, इसको भूख लगी है रेस्टोरेंट वाले को दे दिए, रेस्टोरेंट वाले ने रॉ मटेरियल कहीं से परचेज किया होगा उसके पास चले गए, एंड सो ऑन, आगे मूव कर रहे। पॉइंट समझ आ गया? तो देखो कितनी हाथ चेंज कर चुका है, ये 100 रुपए कितने हाथ चेंज कर चुका है। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी, जितने ये हाथ चेंज कर रहा है, जितने ये एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। अब एक बात सोचो, ध्यान से सुनना और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा इसको यहीं पे रोक के देखो, यहां पे मम्मी ने अगर ये 100 रुपए ए को नहीं दिए होते, ए को ये 100 रुपए नहीं मिले होते, तो क्या ये 100 रुपए बी के पास जा पाते? नहीं जा पाते। क्या ये बी की जो अनियन है क्या वो सेल हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती। क्या ये बी के पास जो 100 रुपए नहीं गए तो क्या ये मंडी वाले को 100 रुपए दे पाता? बिल्कुल नहीं दे पाता। मंडी वाले को 100 रुपए नहीं मिलते तो ये ट्रांसपोर्टर को नहीं दे पाते। ट्रांसपोर्टर जो रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है ये उससे खाना नहीं परचेज कर पाता, एंड सो ऑन। मतलब समझो, अगर वेलोसिटी इस पैसे में नहीं होती, अगर इस पैसे में वेलोसिटी नहीं होती तो डिमांड ज़्यादा होती या कम होती? डिमांड बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि सबके सब हाथ उठा के खड़े हो जाते, हमें पैसा दे दो, पैसा दे दो। ट्रांसपोर्टर कहता मुझे पैसा दे दो मैं खाना खा पाऊँ, मंडी वाला कहता मेरे को पैसा दे दो ताकि मैं ट्रांसपोर्टर वाले को पैसा दे पाऊँ। ट्रांसपोर्टर वाले से पैसा मिलेगा तब मंडी वाला दे पाएगा उसको कि भाई प्याज आइए मेरे पास में, बी को दे देता हूँ। बी के पास पैसा आएगा तब वो ए को सप्लाई कर पाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी और डिमांड ऑफ मनी दोनों कैसे रिलेट कर रहे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी डिमांड ऑफ मनी उतनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा इजी फ्लो कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिमांड ऑफ मनी कम है, लेकिन अगर वेलोसिटी नहीं हुई, वेलोसिटी बहुत कम हो गई तो डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। भाई इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, कैसे खरीदोगे आप चीज़ों को? आप परचेज ही नहीं कर पाओगे। पॉइंट क्लियर? तो वेलोसिटी ऑफ मनी किस पर डिपेंड कर रही है? ट्रांजैक्शनल डिमांड पे। और वो ट्रांजैक्शनल डिमांड पे कैसे? इनवर्सली रिलेट करके। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? तो हमारे पास में ये दो चीज़ें हैं, पहला टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है हमारे पास में दैट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। समझ आ गया? तो ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, पहला टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और दूसरा वेलोसिटी ऑफ मनी पे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो टोटल वैल्यू ऑफ मनी है ये किस पर डिपेंड करती है? ये भी तो किसी पे डिपेंड करती होगी। तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर्स पे कौन कौन सी? पहली चीज तो डिपेंड करती है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई आप मान लो, सपोज करो मेरे पास में ये कह देते हैं, और दूसरा फैक्टर भी मैं लिख देता हूं, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस प्रिवेल्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दो चीजें हैं। भाई आप किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं आपसे ये कह दूं कि एक चेयर जिसका रेट है 100 रुपये और मेरे को 10 चेयर चाहिए, तो टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 10 चेयर की। और टोटल, अगर मैं टोटल वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा एक कोई भी शॉप है उसके अंदर
10 चेयर्स हैं, मुझे चाहिए 10 चेयर्स, और एक चेयर जिसका रेट है 100 रुपये। तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी चाहिए? मेरे को 10 चेयर चाहिए, एक चेयर का रेट 100 रुपये है, तो मेरे को टोटल मनी जो चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए, वो चाहिए प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना प्राइस है और कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो टोटल प्राइस है मेरे पास में 100 रुपये का, एक चेयर का प्राइस है 100 रुपये का, और टोटल क्वांटिटी मुझे चाहिए 10, तो टोटल हो गया मेरे पास 1000 रुपये। यही तो है टोटल वैल्यू ऑफ मनी। तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी किस पर डिपेंड करेगा? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और एवरेज प्राइस, इन पर डिपेंड करेगा। तो कैसे? जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई पूछे कि बताओ ये किस तरीके से कैसे डिपेंड करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा, उससे तो हमें साफ दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम समझ भी लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास में कोई भी इकोनॉमी है, उसमें आप प्राइस सेम कर दो। जैसे मान लो 100 रुपये की चेयर है, दोनों इकोनॉमी में 100 रुपये की चेयर है, लेकिन यहाँ पे 100 चेयर्स चाहिए, यहाँ पे 200 चेयर चाहिए, यहाँ पे 100 चेयर्स चाहिए, यहाँ पे 200 चेयर चाहिए। प्राइस है वो 100 रुपये, प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है। तो देखो जरा टोटल वैल्यू कैसे डिपेंड करेगा। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है? VT दैट इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पे VT दैट इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज। तो कहाँ पे ज़्यादा हो गया? तो ज़्यादा हो गया हमारे पास में यहाँ पे। इसका मतलब क्वांटिटी ज़्यादा तो मनी डिमांडेड ज़्यादा। इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी अगर मैं बात करता हूँ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी सप्लाई के। जितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है गुड्स की, जितनी क्वांटिटी गुड्स की सोल्ड हो रही है, बेची जा रही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी। VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब दूसरा केस ले लो, आपको मान लो 100 चेयर्स चाहिए, लेकिन प्राइसेस डिफरेंट है। यहाँ पे 100 रुपये, यहाँ पे 200 रुपये। यहाँ पे प्राइस 100 रुपये एक चेयर का, यहाँ पे 200 रुपये एक चेयर के। तो देखो यहाँ पे 20 की हो गया, यहाँ पे 10 की हो गया। इसका मतलब प्राइस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। पॉइंट समझ आ गया? तो हमारे पास में ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल वैल्यू ऑफ मनी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का इनटू क्वांटिटी का। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी। अब एक चीज और आती है, अगर यदि हमने टोटल वैल्यू ऑफ मनी की बात की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी ये किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ मनी ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक क्यों है? क्योंकि भाई देखो, ये एक्चुअल में अपने आप बदलता रहता है, टाइम टू टाइम पे वेरी करता है। कैसे? देखो, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जो चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैं बात करता हूँ सीजन्स की, सीजन की। जैसे फेस्टिव सीजन आ गया, तो उस टाइम पे लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहेंगे कि हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन में लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं। तो उस टाइम में वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें कल्चर की, कोई ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, जैसे आप बात करो, आप जितने भी बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई हमें ये जो UPI है, फ़ोन पे है, ये हमें चलाना नहीं आता,
हम नहीं चला सकते इसको, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, जब तक हाथ में से पैसा नहीं जाएगा, हाथ में से पैसा नहीं जाएगा, तब तक हमें वो फील ही नहीं आता है कि हम कोई चीज़ लेके आए हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी कल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम अगर बात करें तो पेमेंट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। पेमेंट सिस्टम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये डायनामिक फैक्टर है, ये कोई एक फिक्स नहीं है कि इस चीज़ को इस तरीके से ही देखा जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास में ये है ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी। क्लियर? ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, टोटल वैल्यू ऑफ मनी पर और वेलोसिटी ऑफ मनी पे। टोटल वैल्यू ऑफ मनी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितनी क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितने सोल्ड हो रहे हैं इकोनॉमी में, और एवरेज प्राइस प्रिवेल्ड इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में उसका प्राइस कितना है। पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके से हम बात करते हैं डिमांड ऑफ मनी की, और वो भी ट्रांजैक्शनल डिमांड ऑफ मनी। आगे हम बात करेंगे स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी क्या है, उसको हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।